नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वेबकांड पे। अभी जो हमारा जो सीरीज चल रही है कक्षा 9 के जो फर्स्ट चैप्टर की कंप्यूटर का परिचय, उसके 2 पार्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं। तीसरे पार्ट के हम अंदर आगे कंटिन्यू चलाते हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं आज के साथ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका क्या? एडसाक। कल हमने पढ़ लिया था किसकी विशेषताएं? एनियाक की। एनियाक की विशेषताएं, एनियाक के बारे में पढ़ लिए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा? एडसाक रहेगा। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एडसाक रहेगा। एडसाक क्या है? एक एनियाक से फर्स्ट पीढ़ी का एक कंप्यूटर है दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट कंप्यूटर है जिसका पूरा नाम, ये क्वेश्चन बन सकता है, एडसाक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक देरी भंडारण स्वचालित कैलकुलेटर। यह पहली पीढ़ी का दूसरा इलेक्ट्रिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का मतलब क्या है दोस्तों? कि वो कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर जिसमें आपके जो भी प्रोग्राम हैं या निर्देश जिसे कहते हैं, उनको क्या किया जा सकता है? पहले ही स्टोर किया जा सकता है और बाद में क्या किया जाएगा? आपका रन किया जाएगा। यानी वो कंप्यूटर जिनमें पहले आपके जो प्रोग्राम है, पहले जो आपके हैं, इनको रखा जाएगा। उसके बाद उनको पहले प्रोग्राम तैयार करके और इस कंप्यूटर में स्टोर करके रख दिए जाएंगे। बाद में उनको क्या किया जाएगा? रन किया जाएगा। तो इस कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एम.वी. वेल्किस और उसकी टीम ने। एम.वी. वेल्किस और उसकी टीम ने किया था। कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पड़ती है? इंग्लैंड की एक लैब है, मैथमेटिकल लेबोरेटरी में 1949 में किया था। तो यानी एडसाक जो कंप्यूटर है, एडसाक जो कंप्यूटर है हमारा, ये जो कंप्यूटर है, इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? एम.वी. वेल्किस ने अपनी टीम के साथ मिलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मैथमेटिकल लैब में 1949 में किया था। एडसाक कंप्यूटर था जिस पर ओक्सो नाम के एक कंप्यूटर गेम को रन किया गया था। ओक्सो नाम का एक कंप्यूटर गेम था दोस्तों। कौन सा? जैसे सांप सीढ़ी वाला जो गेम होता है, ऐसे इस तरह के जो बने होते हैं पॉइंट टू पॉइंट, उनको जोड़ने के लिए एक इस तरह का जो है वो प्रोग्राम, एक जो है गेम बनाया गया था, जिनको आपस में एक दूसरे को जोड़ के, जैसे सांप सीढ़ी, जैसे वो पुराने जो नोकिया फ़ोन होते थे उनमें सांप वाला जो गेम होता था, ये ऐसे चला फिर इसको मोड़ के फिर ऐसे चला गया, ऐसे इस तरह का एक गेम बनाया गया था। एडसाक कंप्यूटर में मेमोरी के लिए मर्करी डिले लाइन्स एवं लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। यानी पहला जो कंप्यूटर था उसमें मेमोरी स्टोर करने के लिए किसका किया गया था? दूसरी चीज़ों का यूज किया गया था। तो इनमें क्या किया गया? मर्करी डिले लाइन्स का यूज किया गया था। और इनपुट करने के लिए किसका? 5 छेद वाला एक पंच कार्ड यूज किया गया था। यानी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें भी किसका यूज किया गया था? एडवाक में भी एनियाक में भी किसका यूज किया गया था? पंच कार्ड का। इसमें भी किसका यूज किया गया था? पंच कार्ड का। परंतु उसमें एनियाक कंप्यूटर था, उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किसका यूज किया गया था? पंच कार्ड का यूज किया गया था। जबकि इसमें आउटपुट के लिए किसका यूज किया गया था? टेलीप्रिंटर का। यानी एनियाक से एडसाक आपका क्या हो गया था? थोड़ा एडवांस हो गया था। किस श्रेणी में? आउटपुट की श्रेणी में। बाकी चीजें लगभग इसकी सेम ही थी। ये आपका एडसाक जो है वो तीसरी सीरीज पे आ जाते हैं। एनियाक और एडसाक के बाद आपका ये क्या है? एडवा कंप्यूटर, तीसरा जो कंप्यूटर है पहली पीढ़ी का। एडवा क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन का तीसरा कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक असतत परिवर्तनीय स्वचालित कंप्यूटर।
यह किसका था? ENIAC का ये एडवांस वर्जन था। ये अपने समय का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था, यानी साइज में क्या था, काफ़ी बड़ा था। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताएं हमने पढ़ी है कि एक साथ एक से अधिक आदमी, अधिक व्यक्ति, एक साथ एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक काम कर सकते हैं। वो कंप्यूटर आपका क्या कहलाता है दोस्तों? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। तो ये अपने जमाने का क्या था? पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन करना जटिल था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में इससे निपटने के लिए डॉक्टर वॉन जॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया और एडवाक कंप्यूटर का विकास किया था। एडवाक में डाटा मीडिया के रूप में मैग्नेटिक टेप का यूज होता था। किसमें? एडसाक में किसका यूज होता था? मैग्नेटिक ड्रम का। इसमें किसका यूज होता था? मैग्नेटिक टेप का यूज होता था। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों को बाइनरी सिस्टम में स्टोर करने का श्रेय दिया जाता है, यानी पहला प्रोग्रामर जिसने डाटा और इंफॉर्मेशन या आउटपुट जिसको कह सकते हैं, दोनों को बाइनरी भाषा में बाइनरी लैंग्वेज का मतलब 0 या 1 में स्टोर करने का काम किया था। ये डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने कहा किया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जो कहां पड़ती है? लंदन में पड़ती है दोस्तों। अब देखते हैं प्रथम पीढ़ी के ये 3 जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे। इसके अलावा एक कंप्यूटर और था, यूनिवेक का, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, जिसका व्यापारिक अन्य सामान्य कार्यों के लिए यूज किया जा सकता था, यानी जिसमें बिजनेस से संबंधित जो भी काम है उनको भी किया जा सकता था। 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, GEC भी बोलते हैं इसको, ने यूनिवाक फर्स्ट नाम का जो है वो कंप्यूटर बनाया था, जिसका 1954 में किसने? GEC, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने यूनिवाक फर्स्ट नाम का कंप्यूटर बनाया था। यूनिवाक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद दूसरा इसी तरह का था, IBM कंपनी ने जो बनाया था, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम से एक कंपनी थी। उसने पहला कंप्यूटर बनाया था अपना 650 मॉडल, जो 650 सीरीज का कंप्यूटर। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का मॉडल नंबर IBM 650 शुरुआती कंप्यूटर्स में था, जिसकी बड़ी संख्या में लोगों ने उपयोग किया था। यानी IBM का शुरू में टारगेट था कि वो 50 कंप्यूटर बनाएंगे। बाद में लोगों ने जब इसको बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू किया तो 1000 से ज़्यादा कंप्यूटर IBM ने बनाए थे। कौन से? IBM 650 जो कंप्यूटर है वो IBM कंपनी ने 1000 से ज़्यादा कंप्यूटर अपने समय में बनाए थे। उसके बाद आते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात हम करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं? 1955 से 1964 के बीच में जो कंप्यूटर बने थे उनको दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर माना जाता है। इस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह दूसरी पीढ़ी में किसने स्थान ले लिया? ट्रांजिस्टर ने ले लिया। ट्रांजिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस है, जिसका 1947 में आविष्कार किया था किसने? जॉन बर्डेन ने, विलियम शॉकले ने और अपने साथी वाल्टर ब्रेटेन के साथ मिलके। कहाँ? बेल लेबोरेटरीज में
का आविष्कार किया था। ये बेल लेबोरेटरीज दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के इतिहास में। इस बेल लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनका आविष्कार हुआ, अनुसंधान हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर अर्धचालक धातु से मिलकर बनी होती है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर पहली पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब के समान काम करता था, परंतु आकार वैक्यूम ट्यूब से इसका क्या होता था? छोटा। जब वैक्यूम ट्यूब बड़ी थी, इस वजह से पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, ये कंप्यूटर बड़े थे, तो बड़े के स्थान पे अब छोटी चीज़ आ गई तो आकार अपने आप क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे थे, अधिक विश्वसनीय थे, तेज गति से काम करने वाले थे, विद्युत खर्च कम करते थे। एक वैक्यूम ट्यूब को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, उसी कार्य को करने के लिए ट्रांजिस्टर को, जो इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर को 10 गुना कम यानी 1/10 बिजली की आवश्यकता होती थी एक वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर को। 1960 के दशक में पहली बार ट्रांजिस्टर आधारित प्राइमरी मेमोरी उपलब्ध हो गई थी। यानी कंप्यूटर में अब 2 टाइप की मेमोरी आ गई थी, प्राइमरी मेमोरी अलग अलग जिसको लोग समझ सकते थे, और दूसरी कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर को रन करने के लिए, और सेकेंडरी मेमोरी जो डाटा आपका स्टोर करने के लिए काम में लिया जाने लगा था। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो किसकी? ट्रांजिस्टर की वजह से आ गई थी, प्रकाश में कंप्यूटर की दुनिया में आ गई थी। और सेकेंडरी जो मेमोरी यानी एक बार डाटा स्टोर करके रख सकते थे दूसरे कंप्यूटर में चलाने के लिए वगैरह, भविष्य में उपयोग के लिए चुंबकीय टैप और चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक जो डिस्क होती है उनके ऊपर रख दिया जाता था। जब चीज़ें एक वैक्यूम ट्यूब की तुलना में 10 गुना सस्ती चीज़ें दुनिया में आ गई तो कंप्यूटर की लागत भी क्या हो गई दोस्तों? कम हो गई, यानी कंप्यूटर और ज़्यादा सस्ते हो गए। अपने ज़माने के सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, हनीवेल 400, IBM 7030, IBM की 1600 सीरीज वाले, CDC 1640, CDC 3600, यूनिवेक लाख, यूनिवेक का ये विस्तृत रूप है, ये कंप्यूटर महत्वपूर्ण है। तो ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह के थे दोस्तों, यानी एक वैक्यूम ट्यूब जो आपकी बनी होती थी इस तरह से बनी होती थी, कांच की बनी होती थी, तो इसी की जगह जो है वो ट्रांजिस्टर के का उपयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के थे, एक ये ट्रांजिस्टर थे, एक ये ट्रांजिस्टर थे। तो दोनों का ही पहले इसका विकास हुआ था, बाद में इसका विकास हुआ था। तो इससे भी और छोटा ये क्या हो गया था? ट्रांजिस्टर समय के साथ साथ बदलाव होते गए। ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ इस तरह का दिखता था, यानी पहले पीढ़ी के कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को रखने के लिए एक कमरे जितनी बड़ी जगह की आवश्यकता होती थी, जबकि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनको रखने के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं होती थी, यानी कमरे के ये 8वें 10वें हिस्से में आ जाते थे, यानी 10 जो है साइज उसका कम हो गया था। अब बात करते हैं सेकंड जो जनरेशन है उनके कंप्यूटरों की विशेषताएं क्या थी। ये पहले जनरेशन की तुलना में 10 गुना तेज थे, मिली सेकेंड में से माइक्रो सेकेंड तक गणना करने को कम करने में सक्षम थे। ये पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर की तुलना में आकार में बहुत छोटे थे, इंस्टॉलेशन के लिए एक छोटी सी जगह की आवश्यकता होती थी। उन्होंने कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की तुलना में बहुत कम बिजली की खपत होती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में उसके पास तेज और प्राथमिक और द्वितीयक संग्रहण उपकरण थे, यानी इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों चीजें थी। उसके बाद ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक विश्वसनीय और कम हार्डवेयर विफलता के लिए जाने जाते थे। यानी पहले जो आपके वैक्यूम ट्यूब क्या थे, ज्यादा बिजली लेते थे, तो ज्यादा बिजली लेने से ये क्या हो जाते थे? ज्यादा गर्म होते थे और गर्म होने की वजह से ये जो हार्डवेयर है इनके खराब हो जाते थे, यानी जल्दी खराब हो जाता था। जबकि ये जो है आपका ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी का जो ट्रांजिस्टर है वो खराब नहीं होता था, इसी वजह से ये जो है वो कम खराब होते थे और ज्यादा समय तक चलते थे। पहली पीढ़ी के प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रोग्राम करना और उपयोग करना बहुत आसान था। उन्हें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से, यानी इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर है में प्रोग्राम करना और उपयोग करना बहुत आसान था, इसलिए इनका व्यापक व्यावसायिक उपयोग हुआ। यानी बिजनेस में भी
इन कंप्यूटरों का उपयोग होने लग गया। कौन सी पीढ़ी के? सेकंड जनरेशन के। इन कंप्यूटरों पर हजारों व्यक्तियों के द्वारा मैन्युअली असेंबल सर्किट को करना पड़ता था, इसलिए इन कंप्यूटरों को व्यावसायिक उत्पादन कठिन और महंगा था, थोड़े महंगे भी थे ये। उसके बाद आते हैं हम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से? 1964 से 1975 के बीच में जो कंप्यूटर विकसित हुए थे उनको तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर माना जाता है। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका यूज होने लग गया? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का, यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे पहले विकास किसने किया था? 1958 में किया था। JST जैक, क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने मिलकर पहली बार आईसी का आविष्कार किया था। आईसी क्या है? एक छोटा सा आयताकार चपटा सिलिकॉन का बना हुआ टुकड़ा होता है, जिसका आकार छोटे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? चिप भी कहा जाता है। आईसी को ही कहा जाता है क्या दोस्तों? चिप भी कहा जाता है। आईसी बनाने की जो तकनीक है, इनको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। शुरू में आईसी में केवल 10 से 20 घटक होते थे। 10 से 20 घटक, घटक का मतलब यहां से किसका है दोस्तों? ट्रांजिस्टर होता है। यानी एक जो आईसी है इक्वल टू 10 ट्रांजिस्टर। 10 ट्रांजिस्टर मतलब एक जो है वो ट्रांजिस्टर किसके बराबर? 10 वैक्यूम ट्यूब के। यानी एक जो आपका आईसी है, एक आईसी किसके बराबर? 100 वैक्यूम ट्यूब के बराबर काम करता था। यानी इतना छोटा हो गया था। आईसी बहुत छोटे होते थे, उत्पादन करने के लिए कम महंगे, विश्वसनीय, ऑपरेशन में तेज, कम गर्मी पैदा करने वाले और बहुत कम बिजली की खपत करने वाले संसाधन बनने शुरू हो गए थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, अधिक विश्वसनीय, कम खर्चीले, छोटे और कूलर कॉर्पोरेट थे। यानी इसमें ये ज़्यादा गर्म नहीं होते थे, गर्म नहीं होते थे। यानी लगातार इसको अगर चलाते थे तो ये गर्म नहीं होते थे। ये IBM 360, 370, PDP, CDC, LCL, वैक्स, ये जो कंप्यूटर हैं ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। ये है दोस्तों आपका आईसी का। आपके सामने एक फोटो है जो इस तरह की आईसी, इसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल मिला के इसमें 15 जो है वो आपके ट्रांजिस्टर। एक आईसी में छोटी से छोटी जो चीज़ है इसका ये शुरुआती है, इससे भी और ज़्यादा छोटी होती है आईसी, जिसमें कई लाखों जो है वो ट्रांजिस्टर का काम करती है। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? ये बहुत अधिक शक्तिशाली, प्रति सेकंड 1 मिलियन निर्देशों को करने में सक्षम है। यानी 10 लाख इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में कर सकते हैं। आकार में बहुत छोटे होते थे। इनकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में बहुत कम बिजली की खपत होती थी। रख रखाव की लागत भी बहुत क्या थी? कम थी, क्योंकि इसमें साइज छोटा हो गया था तो वैसे ही इसकी रख रखाव की लागत कम हो गई थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में तेज प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थे। सामान्य, पूरी तरह से समान उद्देश्य वाली मशीनें थी जो वैज्ञानिक और वाणिज्यिक दोनों उन प्रयोगों के लिए उपयुक्त थी। यानी साइंस में भी और कॉमर्स में भी, यानी अनुसंधान में भी काम में ले सकते थे और बिजनेस में भी काम में ले सकते थे। ऐसी मशीन आ गई थी। व्यावसायिक उत्पादन करना आसान और सस्ता था। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का इसमें जो है उपयोग होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से एक कंप्यूटर पर लिखे गए प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर चलाए जा सकते थे। फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में ये दिक्कत थी कि जिस कंप्यूटर पे आपने प्रोग्राम बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो उसी पे चलेगा, उसी पर चलता था, दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलता था। जबकि थर्ड जनरेशन में क्या था? एक कंप्यूटर पे बनाया हुआ प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे चल सकता था। टाइम शेयरिंग थी, यानी एक दूसरे के साथ इस कंप्यूटर के जो डाटा है उनको शेयर कर सकते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन गया था, यानी विंडोज जिसका नाम कहते हैं MS DOS, सबसे पहले जो आया था विंडोज, वो इसमें बन गया था। इसके बाद इंटरेक्टिव उपयोग की अनुमति एक
साथ बड़ी संख्या में यूजर्स द्वारा सिस्टम का उपयोग किया जा सकता था। यानी एक साथ बहुत सारे जो यूजर हैं वो एक कंप्यूटर पर काम कर सकते थे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑनलाइन सिस्टम को भी संभव बनाया। यानी कंप्यूटर चलता रहे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भी जो है वो आप विकास जो है वो प्रयोग कर सकते थे। उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इन प्रणालियों का विकास किया गया। यानी नेटवर्किंग का जो विकास है वो इस दौर में संभव हुआ। हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की असंबद्धता, यानी एक जो है वो कोई भी आपने जो सॉफ्टवेयर खरीदा वो दूसरे कंप्यूटर पे भी चलाया जा सकता था। यानी एक सॉफ्टवेयर को कई कंप्यूटरों पे जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता था। यूजर्स को केवल उनकी आवश्यकता और मूल्य के सॉफ्टवेयर में निवेश करने का अवसर दिया। यानी जैसा जिसको जरूरत हो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते थे, सॉफ्टवेयर बना सकते थे। तीसरी पीढ़ी के मिनी कंप्यूटरों ने भी छोटी कंपनियों द्वारा भी कंप्यूटर को सस्ता बनाना शुरू कर दिया। यानी कंप्यूटर का साइज घट के अब क्या रह गया, ये रह गया, सिर्फ इतना सा रह गया जिसको हम टेबल पे रखे काम में शुरू कर सकते थे। उसके बाद आती है आपकी चौथी पीढ़ी 1975 से 1989। हम लोगों ने जो कंप्यूटर देखे हैं ज़्यादातर वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ही देखे हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर VLSI यानी एक आईसी के अंदर लाखों सर्किट जोड़े जाए। इस तकनीक को हम क्या कहेंगे, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रो चिप भी कहा गया। वो चौथी पीढ़ी में इसका विकास हुआ। एक चिप पर 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एकीकृत करना यानी एक साथ करना संभव था। पहला माइक्रोचिप कब बना, 1970 में इंटेल नाम की जो कंपनी है उसने बनाया था, जिसका नाम था 4004। ये जो माइक्रोचिप है इन्हीं को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। और जिस कंप्यूटर में माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाएगा दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर। यानी साइज के आधार पर सबसे जो छोटे कंप्यूटर थे वो कौन से थे दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर थे। तो जिनमें इंटेल कॉरपोरेशन की पहली माइक्रोचिप लगी थी वो कंप्यूटर आपका कौन सा, उस जनरेशन के जो उस टाइप के जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते थे। आकार बहुत छोटा हो गया। चौथी पीढ़ी के दौरान एप्पल और IBM के दो जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। तो IBM PC एंड इट्स क्लोन का मतलब है कि इसी तरह के बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं, एप्पल II, TRS-80, VAX, क्रे 1, क्रे 2, क्रे X, MP, ये जो क्रे वाले जो हैं वो सुपर कंप्यूटर की सीरीज में आते हैं। वैक्स ये भी सुपर कंप्यूटर की सीरीज में आता है। यानी इस जमाने में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज कंप्यूटरों का विकास हो गया था। 4th जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषताएं, PC तीसरी पीढ़ी के मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक छोटे और सस्ते थे। यानी ये जो कंप्यूटर हैं तीसरी पीढ़ी के, ये मेन फ्रेम और जो दूसरे मिनी जो कंप्यूटर बने थे सेकंड पीढ़ी के, उससे बहुत ज़्यादा ये छोटे थे, सस्ते थे। ये मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के जो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर थे उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे, बहुत कम बिजली खपत करते थे, बहुत अधिक जो है विश्वसनीयता थे, हार्डवेयर कम खराब होते थे इनके, यानी कंप्यूटर खराब कम होते थे, रख रखाव की लागत भी इसकी नगण्य थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में तेज थे। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये सामान्य उद्देश्य वाली मशीनें थी, यानी हर जगह इसका उपयोग किया जा सकता था। ये सस्ता और आसान था। इनमें जो है वो वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उपयोग किया जा सकता था और एक कंप्यूटर में लिखे गए प्रोग्रामों को आसानी से दूसरे कंप्यूटर पर चलाया जा सकता था। और इसी दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये आपका दिख रहा है सामने, माउस पॉइंटर टाइप का इस प्रकार का जो है वो चीज़, यानी जो आप काम कर रहे हो वो आपको सामने दिखे आपकी स्क्रीन पे, यानी ग्राफिक्स के रूप में दिखे। तो यूजर को अपने सामने मॉनिटर, जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में कि मॉनिटर में जो आप काम कर रहे हो वो दिख रहा है, वो इसी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान ही विकसित हुआ था। घरों, ऑफिस आदि जगहों पर इसका उपयोग होने लगा। ये जटिल से जटिल प्रोग्राम है उनको भी आसानी से सोल्व कर सकता था। नेटवर्क का विस्तार हो गया तो कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जा सकता था। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो गया, यानी विंडोज नाम की जो है
विंडोज नाम की जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आने लग गया, जिससे जो भी काम कर रहे हो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको विंडोज पता ही, विंडोज 7, विंडो 90, विंडो 98 वगैरह वगैरह। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज का विकास हो गया था। अब आती है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी 1989 से लेकर अब तक। VLIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड से ये किस में हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हो गया, यानी अनगिनत आईसी जो है वो एक साथ इंप्लीमेंट की जा सकती थी। पोर्टेबल नोटबुक कंप्यूटर का विकास हुआ, यानी लैपटॉप वगैरह की सीरीज में आने शुरू हो गए। IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सन वर्कस्टेशन, IBM SP2, SPI ओरिजिन 2, परम 10,000, यानी इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है वो इस दौर में विकसित हो गया था। पोर्टेबल PC, जिसको नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है या लैपटॉप भी कहा जाता है, उनको जो है चौथी पीढ़ी की तुलना में ये बहुत छोटा हो गया था। तो यानी अगर आप कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो अपने साथ उसको ले जा सकते थे और रास्ते में भी काम कर सकते थे। डेस्कटॉप PC और वर्क स्टेशन चौथी पीढ़ी के PC की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। यानी जो डेस्कटॉप पे काम करने वाले जो कंप्यूटर हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया किस्म के आ गए। सुपर कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के मेन फ्रेम सिस्टम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गए, कम बिजली की खपत करने वाले, अधिक विश्वसनीय हो गए, रख रखाव की लागत भी शून्य हो गई, तेज और बड़ी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी हो गई। इसकी तुलना में सामान्य प्रयोजन वाली मशीनें हैं, यानी इनको आसानी से घरों में काम में लिए या कोई भी जो है वो जनरल पर्पज कंप्यूटर कह सकते हैं इसको। मल्टीमीडिया विशेषताओं के लिए ये यूजर्स के साथ अनुकूल इंटरफेस, यानी गेम वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, गेम है, कुछ भी ऐसे प्रोग्राम जिससे बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। ये अधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों ने नए प्रकार के जटिल प्रोग्रामों को हल करने की अनुमति दी, जिससे हल करना संभव नहीं था। इंटरनेट का भी इस दौरान क्या हो गया, विकास हो गया था। नए ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ जो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली थे, यानी विंडोज के बाद आपका अलग अलग एप्पल का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग आ गया, मैक जो है उसका अलग आ गया, आपका लाइनेक्स अलग आ गया आपका। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए जो हर तरह के कंप्यूटर पे ये काम कर सकते थे।